एवरीवन, हम मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे और ये उस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, 4th लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट किया था। तो 4th लेक्चर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का पार्ट 1 था और ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का सेकेंड पार्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर को हम कुछ क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT प्री 2010 में आया हुआ है, क्वेश्चन है कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। देखिए, पैडी प्लांट नहीं लिखा है, पैडी फील्ड लिखा है, पैडी फील्ड। और इसको मैंने बताया था, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया है राइजोबियम, एजोस्पाइलम, फ्रैंकिया, ऑसिलेटोरिया। तो इसका आंसर ऑसिलेटोरिया होगा। देखिए, हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा, ये दो ऑर्गेनिज्म थे, ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कहाँ पे? पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म कौन हैं? फ्री लिविंग बीजीए हैं, फ्री लिविंग बीजीए। बीजीए मीन्स साइनोबैक्टीरिया है, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया है। फ्री लिविंग है मतलब ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन में नहीं रहेंगे, बट फिर भी पैडी फील्ड में इनका फिक्सेशन होता है। पैडी फील्ड में करते हैं, पैडी प्लांट में नहीं। अगर प्लांट लिखते तो यहाँ पे ये सिम्बियोटिक बीजीए हो जाता। तो मैंने कल भी ये क्लियर किया था और ये क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो मैंने इसे यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियोंट इज फाउंड इन। देखिए, यहाँ पे सिम्बियोंट की बात कर रहा है, मीन्स सिम्बियोटिक एसोसिएशन वाला यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है। तो एल्नस जो कि नॉन लेग्यूमिनस है और इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है किसका? फ्रैंकिया का। इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फ्रैंकिया का। और साइकस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एनाबेना का। एनाबेना क्या है? एक बीजीए है। देखिए, सिम्बियोटिक एसोसिएशन तो एल्नस में भी है, साइकस में भी है, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? सिम्बियोटिक एसोसिएशन एल्नस में भी है, साइकस में भी है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। बट क्वेश्चन में देखिए और क्लियर किया हुआ है कि ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक। तो एक पॉइंट तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जितने भी नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं वो सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो फ्रैंकिया भी प्रोकैरियोटिक है और एनाबेना भी प्रोकैरियोटिक है, तो इससे नहीं डिफ्रेंशिएट हो पाया। सिम्बियोंट पूछा है तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन फ्रैंकिया का भी है और एनाबेना का भी है, इससे भी नहीं कुछ हो पाया डिफ्रेंशिएट। तो क्वेश्चन में एक और टर्म लिखा है ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या आपको पता है कि फ्रैंकिया ऑटोट्रॉफिक है या एनाबेना ऑटोट्रॉफिक है? तो आइए इस पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करते। देखिए, सिम्बियोटिक लिखा है, सिम्बियोटिक में दोनों ही हो जाएंगे। सिम्बियोटिक में एल्नस प्लांट में भी एसोसिएशन है सिम्बियोटिक, और साइकस प्लांट में भी सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। एल्नस प्लांट में किसका है? फ्रैंकिया का है। एल्नस प्लांट में फ्रैंकिया का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है और साइकस में एनाबेना का है। साइकस में एनाबेना का है। फ्रैंकिया क्या होता है? एक बैक्टीरिया है। फ्रैंकिया एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में और स्पेसिफाई करें तो ये एक एक्टिनोमाइसिट्स है। एक्टिनोमाइसिटीज मीन्स जिसे हम रे फंजाई भी बोलते हैं। रे फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज फिलामेंटस एक बैक्टीरिया होता है फ्रैंकिया, और फ्रैंकिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। फ्रैंकिया हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स आप बोल सकते हैं कि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। फ्रैंकिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ऑटोट्रॉफिक से क्लियर हुआ कि एल्नस तो इसमें एग्जाम्पल आंसर नहीं होगा, आंसर साइकस ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एनाबेना क्या है? ये एक बीजीए है। बीजीए मीन्स साइनोबैक्टीरिया है
और ये ऑटोट्रॉफिक होता है। क्यों ऑटोट्रॉफिक होता है? क्योंकि आप जब बीसीए का टॉपिक खोलिए बैक्टीरिया में तो वहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि बीसीए में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है सिमिलर टू हायर प्लांट। बीसीए में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसीलिए एना बिना कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। और ऑटोट्रॉफिक होगा तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक है क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के टॉपिक से हमने उठाया है। अब इसके बाद आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल बनाया था और नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा कि नाइट्रोजन साइकिल के 5 कंपोनेंट थे और उस 5 कंपोनेंट में से हमने एक पॉइंट पढ़ लिया था। वो पॉइंट कौन सा था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था? नाइट्रोजन। फर्स्ट टॉपिक हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने देखा था ए बायोलॉजिकल है, फिर बायोलॉजिकल वाले को डाई एजोट्रॉफी बोलते हैं। डाई एजोट्रॉप्स क्या होता है हमने समझाया था, डाई एजोट्रॉप्स का क्लासिफिकेशन समझाया था। उसके बाद नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर फाइनली मैकेनिज्म को हमने समझाया था। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन टॉपिक को अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँ तो इस प्रोसेस में हुआ क्या था, ये जो एटमॉस्फेरिक N2 है, एटमॉस्फेरिक N2 कन्वर्ट होता है किसमें? NH3 में कन्वर्ट होता था। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ था? एटमॉस्फेरिक N2 NH3 में कन्वर्ट हुआ था और इसे मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद एक कंपोनेंट तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन साइकिल का, तो बाकी के 4 कंपोनेंट आज हमें पढ़ने हैं। तो सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा इसमें नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन ये हो जाएगा हमारा आज का सेकंड टॉपिक, जो कि न्यू टॉपिक होगा। देखिए नाइट्रीफिकेशन में क्या होता है, मैंने साइकिल बनाते टाइम समझाया था कि नाइट्रीफिकेशन में ये जो अमोनिया बना है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, ये कहाँ पे है? N2 एटमॉस्फेयर में है और ये अमोनिया अब आ गया है सॉइल में आ गया है। अगर ए बायोलॉजिकल है तो यूरिया के थ्रू सॉइल में आया है, और अगर बायोलॉजिकल है तो ये डायरेक्ट प्लांट के अंदर आया है। बायोलॉजिकल में भी 2 था, एक तो फ्री लिविंग और एक सिम्बियोटिक। और फ्री लिविंग से होगा तो सॉइल में ये अमोनिया आ गया है, और अगर सिम्बियोटिक होगा तो ये अमोनिया प्लांट के अंदर तक पहुंच गया है। तो नाइट्रीफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो अमोनिया कहाँ पे प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर में प्रेजेंट है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन हो करके ये नाइट्रेट आयन में फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रीफिकेशन स्टेप में क्या होता है कि ये जो अमोनिया है इसका ऑक्सीडेशन हो करके ये नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो नाइट्रीफिकेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में रिडक्शन का प्रोसेस होता है। अब ये जो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है नाइट्रीफिकेशन का, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। आइए नेक्स्ट पेज में हम इस रिएक्शन को समझते हैं। देखिए नाइट्रीफिकेशन में क्या हुआ, सॉइल में क्या प्रेजेंट है? NH3 प्रेजेंट है। तो ये जो सॉइल में NH3 प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2 से, और दोनों से रिएक्शन हो करके एक बैक्टीरिया ये काम कर रहा है। बैक्टीरिया ने क्या किया, सॉइल से NH3 को लिया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया और कन्वर्ट कर दिया किसमें? नाइट्राइट आयन में पहले कन्वर्ट किया। देखिए 2 नाइट्रोजन मैंने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे 2NO2 माइनस फॉर्म होगा, 2NO2 माइनस फॉर्म होगा। और अगर रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए तो 2H प्लस भी फॉर्म होगा, और साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी फॉर्म होगा, और लास्ट में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस कर कौन रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। सॉइल से उसने अमोनिया लिया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और कन्वर्ट कर दिया NO2 माइनस में, और NO2 माइनस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं। क्या?
नाइट्राइट। अब इस नाइट्राइट का क्या होगा, सॉयल में ऐसे पड़ा रहेगा और ये नाइट्राइट को कोई दूसरा बैक्टीरिया पकड़ेगा, इस नाइट्राइट को कोई दूसरा बैक्टीरिया पकड़ेगा और इसका ऑक्सीडेशन कर देगा फिर से, और ऑक्सीडेशन करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, ऑक्सीडेशन करने के बाद ये इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो NO3 माइनस बना देगा, और इस NO3 माइनस को हम नाइट्रेट आयन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ये नाइट्रेट आयन हो जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस था इसी को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है इस प्रोसेस में। और दोनों ही रिएक्शन दो अलग अलग बैक्टीरिया करती हैं, मीन्स अलग अलग बैक्टीरिया ये दोनों रिएक्शन को परफॉर्म करती हैं। देखते हैं ये स्टेप भी किसके थ्रू होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा। ये स्टेप भी किसके थ्रू होगा, बैक्टीरिया के थ्रू होगा। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पे 2 बैक्टीरिया हो सकते हैं, दोनों साथ में लग सकते हैं या फिर तो अलग अलग बैक्टीरिया भी ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, और क्या हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोकोकस और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया इस प्रोसेस को करते हैं, और इस प्रोसेस को कौन सी बैक्टीरिया करेगी कुछ भी हो, ये हो जाएगा नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा। देखिए याद करने का इसे एक ट्रिक भी है छोटा सा, पहले समझ लीजिए। ये वाला स्टेप कौन कर रहा है, ये दोनों बैक्टीरिया करेंगे, और ये वाला स्टेप नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करेगा। अब देखिए याद करने के लिए ये हो गया हमारा, नाइट्रो तो कॉमन है, बी हो गया, एस हो गया, सी हो गया, तो नीचे से BSC की तरह आप याद कर सकते हैं, BSC पर नीचे से लिखना है वरना सब खिचड़ी बना देंगे। नीचे से BSC ऐसे करके कुछ आप याद कर सकते हैं कि सबसे जो लास्ट वाला रिएक्शन होगा यहाँ पे उसमें नाइट्रोबैक्टर होगा, और ऊपर वाले में बाकी के दोनों मीन्स नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रोसेस में भी लास्ट में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आखिर बैक्टीरिया ये प्रोसेस करेगा क्यों, बैक्टीरिया को इस प्रोसेस को करने से क्या बेनिफिट होगा, बैक्टीरिया को ये प्रोसेस करने से क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि लास्ट में जो एनर्जी निकल रहा है, इस एनर्जी को बैक्टीरिया यूज कर लेगा, इस एनर्जी को बैक्टीरिया क्या करेगा, यूज कर लेगा। देखिए ये जो बैक्टीरिया है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप है नाइट्रिफिकेशन, तो बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है NCERT में, लिख देते हैं तो आगे समझाते हैं कि ऑल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या आपको कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब पता है? आइए साइड में एक समझते हैं थोड़ा नोट पॉइंट करके कि कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए नोट, और नोट में हमें देखना है, देखिए न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, एक तो आपको पता है ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक तो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा आप लिख लीजिएगा, एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक। और ये जो ऑटोट्रॉफिक होता है, अभी हेट्रोट्रॉफिक के बारे में यहाँ पे हम कुछ नहीं देखेंगे, ये जो ऑटोट्रॉफिक होता है ये फर्दर 2 तरह का होता है। एक हो जाएगा फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, पूरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, कीमो ऑटोट्रॉफ। देखिए जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटो मीन्स क्या होता है, सनलाइट होता है, तो इसका मतलब है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनेगा। मीन्स यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा,
सोर्स ऑफ एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगा, सनलाइट हो जाएगा। सनलाइट क्या यहाँ पे हो जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। और कीमो ऑटोट्रॉफ भी एक ऑटोट्रॉफ का टाइप है, तो ये ऑर्गेनिज्म भी अपना फूड खुद से बनाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म भी अपना फूड खुद से बनाते हैं। बट यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट मीन्स फोटो नहीं होकर के कीमो मीन्स केमिकल होता है। देखिए यहाँ पे सोर्स एनर्जी क्या होगा, केमिकल होगा। ये करते क्या हैं, केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं, और उस ऑक्सीडेशन के बाद में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को ये यूज़ करते हैं। इसीलिए जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब आपको कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, सोर्स ऑफ एनर्जी होगा ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड होगा। जब ये कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन के बाद में जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को ये अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया। तो ये जो कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये भी फर्दर कई टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, और इसी तरीके से आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हो जाएगा। और इसी तरीके से एक ये भी होता है अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, और इसी अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इन्हीं बैक्टीरिया को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये कि कीमो ऑटोट्रॉफ हमने क्यों बोला, ऑल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ऐसा क्यों, क्योंकि कीमो ऑटोट्रॉफ में सोर्स ऑफ एनर्जी ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड या फिर तो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन अब डिफरेंट कंपाउंड का कर सकते हैं, जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आयरन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इसी तरीके से अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं कुछ कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी समझ में आ गया होगा कि ऑल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, ये प्रोसेस सॉइल में हो रहा है, सॉइल में हो रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट और हम लोग देख लें कि एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा नाइट्रोजन का। सॉइल में ये प्रोसेस हो गया, सॉइल में कुछ अमाउंट में अमोनिया प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में NO2 माइनस मीन्स नाइट्राइट आयन प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। सॉइल में तो तीनों ही प्रेजेंट होगा ना। तो सॉइल से प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, अब इस पॉइंट को यहाँ पे हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट, और ये मैं बता भी चुका हूँ, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन बाय प्लांट्स के थ्रू हम एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन देखें तो एब्जॉर्प्शन प्लांट नाइट्रोजन का दो तरीके से कर सकता है, एक NO3 माइनस आयन के फॉर्म में और दूसरा NO2 माइनस आयन या फिर तो अमोनियम आयन दैट इज NH4 प्लस के फॉर्म में। तो मेनली NO3 माइनस आयन के फॉर्म में करता है, मेनली तो इस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन करेगा, बट सम प्लांट ऐसे भी हैं या फिर तो सम अमाउंट में नाइट्राइट आयन और अमोनियम आयन के फॉर्म में भी कर सकता है। ठीक है, आपको इतना पॉइंट समझ में हुआ। ये पूरा स्टेप था हमारा नाइट्रिफिकेशन का, आप इसे एक बार अच्छे से समझ लीजिए। तो इसके बाद अब हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल की तरफ चलते हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल क्या था, आप देखिए वहाँ पे जो हमने टेबल बनाया था लास्ट लेक्चर में। थर्ड कंपोनेंट था नाइट्रेट एसिमिलेशन, थर्ड कंपोनेंट था नाइट्रेट एसिमिलेशन। हमने एसिमिलेशन का मतलब क्या बताया था, एसिमिलेशन मीन्स होता है यूज, एसिमिलेशन का क्या मीनिंग होता है, यूटिलाइजेशन या फिर तो यूज बोल सकते हैं आप। नाइट्रेट मीन्स होता है NO3 माइनस, तो वो जो NO3 माइनस प्लांट सॉइल में बना हुआ था अभी नाइट्रिफिकेशन के टाइम में,
जो NO3 माइनस सॉइल में बना हुआ था, अब उस NO3 माइनस को प्लांट यूज कैसे करता है, इसी पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो नाइट्रेट एसिमिलेशन में क्या होता है कि प्लांट ने NO3 माइनस एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद इसको वापस से कन्वर्ट कर देता है NH3 में, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट एसिमिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। मींस ये प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन प्रोसेस है। ये प्रोसेस नाइट्रेट एसिमिलेशन प्रोसेस कैसा है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो आइए इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले होगा क्या कि NO3 माइनस एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट, एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट फ्रॉम सॉयल। सॉयल से पहले NO3 माइनस प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, देन NO3 माइनस इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। एब्जॉर्ब किया सॉयल से, फिर NO3 माइनस को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया, देन NO3 माइनस ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ये प्रोसेस होगा कहाँ, देखिए अभी यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोसेस कहाँ पे होगा प्लांट के अंदर। पहले तो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर अपने वैस्कुलर बंडल के थ्रू NO3 माइनस को लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे किया, लीव्स में किया। तो लीव्स में ही ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। ये रिडक्शन प्रोसेस लीव्स में होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देन NO3 माइनस रिड्यूस्ड टू NH3 इन लीव्स। लीव्स में क्या होगा, ये जो हमारा NO3 माइनस है वो NH3 में रिड्यूस हो जाएगा। NCERT में इतना ही पॉइंट लिखा हुआ है, बट NCERT ने ये टॉपिक नहीं बनाया है। NCERT ने नाइट्रेट एसिमिलेशन टॉपिक करके नहीं बताया हुआ है, बट ये पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आइए इन पॉइंट्स को हम देखते हैं कि आखिर ये रिडक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। ये रिडक्शन एक्चुअल में कैसे होता है, देखिए ये है NO3 माइनस और ये अब कहाँ पहुँच चुका है, लीफ के सेल में। लीफ के सेल में पहुँचा है। तो पहले ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होगा, पहले ये कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में। अभी हमने जो नाइट्रिफिकेशन पढ़ा ना, बस उसका उल्टा काम यहाँ पे होना है। पहले ये NO3 माइनस कन्वर्ट होगा NO2 माइनस में, और एक एंजाइम आएगा जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो एंजाइम आएगा नाइट्रेट रिडक्टेज, लिख देते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज। और ये प्रोसेस होगा कहाँ, प्लांट के साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ, प्लांट के साइटोप्लाज्म में हुआ। और इस प्रोसेस के होने के बाद ये क्या था हमारा, ये था नाइट्रेट आयन, जो कि कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया नाइट्राइट में। और ये प्रोसेस हुआ कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद ये जो नाइट्राइट है मूव कर जाता है प्लास्टिड में। ये जो नाइट्राइड है मूव करके चला जाएगा प्लास्टिड में, और वहाँ पे इसका फर्दर रिडक्शन होगा और अमोनिया बन जाएगा। यहाँ पे भी एंजाइम वही एंजाइम आता है, नाइट्रेट रिडक्टेज। नाम वही है इस एंजाइम का, नाम वही क्यों है, क्योंकि फंक्शन सेम है। बट ये प्रोसेस होगा कहाँ पे, ये प्रोसेस प्लास्टिड में होता है। प्लास्टिड मीन्स क्लोरोप्लास्ट हो गया जैसे, तो वहाँ पे ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज है और यहाँ पे एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज होगा, NITRITE। यहाँ पे एंजाइम नाइट्राइट रिडक्टेज होता है। ये नाइट्रेट रिडक्टेज है, ये नाइट्राइट रिडक्टेज है। और इन दोनों एंजाइम में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। देखिए ये एंजाइम जो होगा वो मॉलिबेडेनम रिच होता है, एमओ रिच होता है। बट जो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम है ये आयरन कॉपर रिच होता है, और इसमें मॉलिबेडेनम एब्सेंट होता है। मॉलिबेडेनम क्या होगा, एब्सेंट होगा। मैंने क्रॉस बना दिया, मतलब एब्सेंट है। जो नाइट्राइट रिडक्टेज है इसमें मॉलिबेडेनम एब्सेंट होगा, और जो नाइट्रेट रिडक्टेज है ये मॉलिबेडेनम
रिच होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया? इतना पॉइंट अगर क्लियर हो गया है तो इसके बाद एक पॉइंट और हम बताते हैं। देखिए, एब्जॉर्प्शन तो 3 चीज का हुआ था ना, प्लांट एब्जॉर्प्शन NO3 माइनस का भी कर रहा है, NO2 माइनस का भी कर रहा है और NH4 प्लस का भी कर रहा है। और टॉपिक हमने बनाया है नाइट्रेट एसिमिलेशन का। मीन्स यहाँ पे हमने नाइट्रेट के बारे में तो पढ़ लिया, बट अगर प्लांट ने NO2 माइनस एब्जॉर्ब किया या फिर तो NH4 प्लस एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा देखते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, इफ NO2 माइनस और NH4 प्लस एब्जॉर्ब, अगर प्लांट ने NO2 माइनस या फिर तो NH4 प्लस को एब्जॉर्ब कर लिया, देन इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन NH3। इन्हें भी क्या करना होगा, NH3 में कन्वर्ट करना होगा। प्लांट ने नाइट्राइट आयन को एब्जॉर्ब किया तो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में। प्लांट ने अमोनियम आयन को एब्जॉर्ब किया तो अमोनियम आयन से डीप्रोटोनेशन होकर के, मीन्स रिमूवल ऑफ H+ होकर के NH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आया? ये टॉपिक था हमारा नाइट्रेट एसिमिलेशन का। 3rd पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम नाइट्रोजन साइकिल के 4th कंपोनेंट को देखेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और कि ये जो NH3 है ये बहुत टॉक्सिक होता है। सुन लीजिए, ये कहानी मैं अभी आगे भी बताऊंगा कि ये जो NH3 है बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो ये NH3 प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं होता है, इकट्ठा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही फॉर्म होगा प्लांट इस NH3 को यूज कर लेगा। मैंने क्या बोला, ये जो NH3 होता है हाईली टॉक्सिक होता है, इस वजह से प्लांट में एक्यूमुलेट नहीं होगा और जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा प्लांट इस NH3 का यूटिलाइजेशन कर लेता है। तो अभी हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, फेट ऑफ अमोनिया, जो कि NCERT में सबसे लास्ट पेज में दिया हुआ है। तो ये टॉपिक हम लास्ट में पढ़ेंगे, फेट ऑफ अमोनिया। तो वहाँ पे समझेंगे कि इस NH3 का प्लांट करेगा क्या, प्लांट में इस NH3 का क्या होगा। ठीक है, तो 4th कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल क्या हो जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। आप देखिए, जो हमने कल एक टेबल बनवाया था उसमें 4th कंपोनेंट क्या था, डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, मैंने बताया था ये भी कि जो सॉइल में NO3 माइनस प्रेजेंट है उसका 2 काम होगा। कुछ तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट कर देगा कुछ बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट कर देगा। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेगा, NO3 माइनस को N2 में कन्वर्ट कर देगा। तो डीनाइट्रीफाइंग प्रोसेस में क्या होगा, देखिए NO3 माइनस, यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रिफिकेशन में क्या था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाएगा, सही बोल रहे हैं आप, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या कर देगा, N2 में कन्वर्ट कर देगा। तो अब बात आती है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होंगे। तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया NCERT में एग्जाम्पल दिया है, एक तो थायोबैसिलस दिया हुआ है और दूसरा सूडोमोनास, PSEUDO, सूडोमोनास। ये 2 बैक्टीरिया दिया हुआ है NCERT में डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में, थायोबैसिलस और सूडोमोनास। तो इस एग्जाम्पल को याद कैसे करेंगे, ऐसे याद रखिए कि NO3 माइनस पे अगर आप DPT वैक्सीन लगा देंगे, एक वैक्सीन है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, DPT आपको पता होगा, बच्चों को लगता है, डिप्थीरिया, पोलियो, टेटनस का वैक्सीन है ये वैक्सीन बच्चों को लगता है। तो DPT वैक्सीन से आप याद रख सकते हैं कि डीनाइट्रीफाइंग के एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, सूडोमोनास और थायोबैसिलस हो जाएगा। डीनाइट्रीफाइंग के एग्जाम्पल में सूडोमोनास और थायोबैसिलस हो जाएगा।
ठीक है, फोर्थ स्टेप ये हो गया। और ये जो प्रोसेस होता है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होता है, तो इसमें सिंगल स्टेप नहीं है। तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होता है, NO3 माइनस पहले कन्वर्ट होगा NO2 माइनस में, NO2 माइनस इसके फर्दर कन्वर्ट होता है। देखिए 2 मॉलिक्यूल से इसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें N2 बनाना है ना, तो यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ NO3 माइनस से 2 टाइम्स ऑफ NO2 माइनस, और फिर ये 2 टाइम्स ऑफ NO में कन्वर्ट होगा। देखिए एक ऑक्सीजन का पहले लॉस हो रहा है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और एक ऑक्सीजन का और लॉस हो जाएगा, और अब फाइनली जब ऑक्सीजन का लॉस होगा तो N2 का फॉर्मेशन होता है। ये इसका स्टेप है। याद रखने का तरीका इसको क्या है, अगर ये स्टेप आप याद रखना चाहते हैं, क्योंकि NCERT में नहीं दिया है तो, और फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो देखिए 2 मॉलिक्यूल लेके चलिए, 2 मॉलिक्यूल लेके चलिए और एक एक ऑक्सीजन को निकालते रहिए। अब फिर से 2 मॉलिक्यूल बचा है, एक ऑक्सीजन को आपको निकालना है, तो क्या करना होगा, दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ दीजिए, N2O2 बनेगा, और N2O2 से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एक एटम ऑक्सीजन को निकालिए। एक एटम ऑक्सीजन को निकालना है और फाइनली N2 बन जाएगा। और दूसरा तरीका आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का, फिर +3 पे जाएगा, फिर +2 पे जाएगा, फिर +1 पे जाएगा, और फाइनली 0 पे जाएगा। एक तरीका मैंने क्या बताया, एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा, एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही एक ऑक्सीजन एटम निकलेगा, तब जाके फाइनली N2 का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बाद ये फोर्थ कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हुआ, और इसके बाद लास्ट कंपोनेंट होगा नाइट्रोजन साइकिल का, जो क्या था, अमोनिफिकेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, NO3 माइनस से N2 में हुआ, मीन्स ये रिडक्शन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। ये मैंने चार्ट में भी एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, हाइड्रोलिसिस। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। तो हाइड्रोलिसिस होगा किसका, देखिए जो प्लांट और एनिमल हैं, प्लांट प्लस एनिमल का जो बायोमास होगा, वो प्लांट और एनिमल के बायोमास में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। प्लांट में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और एनिमल में भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे एमिनो एसिड, या फिर तो आप प्रोटीन लिख दीजिए। एमिनो एसिड लिखेंगे तो उसमें सारा आ जाएगा, विटामिन्स भी आ जाएगा, हार्मोन भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा, एंजाइम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एमिनो एसिड ही लिख देते हैं। एमिनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और किसमें, नाइट्रोजनस बेस में, न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस में भी प्रेजेंट है ना। तो ये दोनों एमिनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। देखिए इस प्रोसेस में होगा क्या, जो प्लांट और एनिमल का बायोमास है, पहले जब उसका डीकम्पोजिशन होगा, डीकम्पोजिशन करेगा कौन, डीकम्पोजिशन करेगा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर क्या करेगा, इस बायोमास को ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन करने से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड निकलेगा, वहाँ से बॉडी से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड निकलेगा, उस कंपाउंड को NH3 में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, इस कंपाउंड को NH3 में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इस कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करना है, फाइनली एट लास्ट इसी कंपाउंड को NH3 में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग मीन्स अमोनिया में, और ये प्रोसेस होगा कहाँ, सॉइल में होगा ये प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन बोलते हैं। और इसी के साथ में हमारा 5th पॉइंट, नाइट्रोजन साइकिल का 5th कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। ये प्रोसेस करेगा कौन, बैक्टीरिया करता है। और बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया ये काम करता है। ठीक है, बैसिलस में भी
कई सारे बैक्टीरिया हैं जैसे बैसिलस माइकोइडीज, बैसिलस रोमोसस और बैसिलस वल्गैरिस। तो ये नाम याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि NCERT में नहीं दिया है। तो मेन आप याद रखिए ये काम करता कौन है, तो ये बैसिलस बैक्टीरिया करेगा। और अगर बैसिलस में भी आपको स्पीसीज जानना है तो बैसिलस माइकोइडीज, बैसिलस रोमोसस और बैसिलस वल्गैरिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसी पॉइंट में NCERT में एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा है कि ये जो अमोनिया है इसका कुछ पार्ट क्या होगा। देखिए ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, सॉइल में हो रहा है। तो NCERT में एक पॉइंट लिखा है कि ये जो अमोनिया है इसका कुछ पार्ट वोलाटिलाइज हो जाएगा। कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में वोलाटिलाइज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। और इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका नाइट्रिफिकेशन में चला जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। ये जो NH3 बना है इसका दो काम होगा, सम पार्ट वोलाटिलाइज, सम पार्ट वोलाटिलाइजेस, कुछ पार्ट इसमें से क्या हो जाएगा, वोलाटिलाइजेस हो जाएगा टू एटमॉस्फेयर लिख दें, 2 ATMOSPH, टू एटमॉस्फेयर। और बाकी के मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होगा, मोस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाई सॉइल बैक्टीरिया। और सॉइल बैक्टीरिया में भी कौन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करेगा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इस मोस्ट ऑफ द NH3 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे NCERT में लिखा हुआ है जहाँ पे अमोनिफिकेशन समझाया हुआ है। तो ये पांचों कंपोनेंट अब फाइनली अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है फेट ऑफ अमोनिया। NCERT में एक और टॉपिक दिया हुआ है, फेट ऑफ अमोनिया। देखिए फेट ऑफ NH3, फेट मीन्स होता है लक। अब इस NH3 का क्या होगा, NH3 प्लांट में पहुंच गया, हमें फेट ऑफ NH3 देखना है तो प्लांट के अंदर देखना है। हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था उसमें जो सिम्बियोटिक वाला केस था तो वहाँ पे NH3 फॉर्म हो रहा है प्लांट बॉडी के अंदर। और प्लांट नाइट्रेट को भी अपटेक कर रहा है, अपटेक करने के बाद नाइट्रेट एसिमिलेशन कर रहा है। और एसिमिलेशन के बाद क्या बन रहा है प्लांट में, अमोनिया बन रहा है। प्लांट में फाइनली जो अमोनिया पहुंच रहा है, चाहे वो नाइट्रेट के फॉर्म में पहुंच के अमोनिया कन्वर्ट हो या फिर तो अमोनिया डायरेक्ट बन रहा है सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। तो इस अमोनिया का आखिर प्लांट में क्या होगा, इसी को हमें इस पॉइंट में देखना है। और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है, 10 मिनट का ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए NH3 के बारे में मैंने अभी एक पॉइंट बताया कि ये कैसा होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। दो पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, एक तो कि ये हाईली टॉक्सिक होता है और इसीलिए प्लांट में इसका स्टोरेज नहीं होता है या फिर तो इसको प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब्ड एंड डू नॉट accumulate। ये कैसा होगा, टॉक्सिक होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं करता है प्लांट और इसको अपने बॉडी में एक्यूमुलेट भी नहीं करता है। एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा सॉइल से और एक्यूमुलेट नहीं करेगा नाइट्रेट एसिमिलेशन के बाद। ठीक है, और एक पॉइंट और NH3 के बारे में, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ N2 फिक्सेशन हमने देखा था और ये पॉइंट वहाँ पे मैं लिखा भी हूँ कि N2 फिक्सेशन में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बन रहा है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड NH3 बन रहा था। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये टॉक्सिक है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ में।
देखिए NH4+ में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या NH4+ टॉक्सिक नहीं है? ये जो NH3 था ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4+ में। क्या NH4+ टॉक्सिक नहीं है? तो आंसर ये होगा कि NH4+ इज लेस टॉक्सिक देन NH3। NH3 के कंपैरिजन में NH4+ कम टॉक्सिक होता है। और ये प्रोसेस क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ। तो NCERT लिखता है एट फिजियोलॉजिकल pH, फिजियोलॉजिकल pH प्रोटोनेशन हो जाएगा, प्रोटोनेटेड। फिजियोलॉजिकल pH मीन्स होता है नॉर्मल pH पे, जो प्लांट की नॉर्मल pH है उसी pH पे इस NH3 का प्रोटोनेशन हो जाएगा और ये NH4+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट। ये कैसा है? क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट, क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट। ये क्वाइट टॉक्सिक तो है, मीन्स अमोनिया के कंपैरिजन में कम टॉक्सिक तो है, बट कैन नॉट बी स्टोर्ड और कैन नॉट बी एक्यूमुलेट, बट कैन नॉट एक्यूमुलेट। ये भी एक्यूमुलेट नहीं कर सकता। मीन्स अगर हम बोलें तो एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि NH3 जैसे ही इसका फॉर्मेशन होगा, NH3 का फॉर्मेशन प्लांट में जैसे ही होगा, ये इमीडिएट इसका यूज हो जाएगा, इमीडिएट इसका यूज हो जाएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे देखिए कि ये क्वाइट टॉक्सिक है, इसलिए ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के थ्रू, एब्जॉर्ब्ड बाय सम प्लांट, एब्जॉर्ब्ड बाय सम प्लांट। कुछ प्लांट के थ्रू ये एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू NH3 कम टॉक्सिक होता है। अब इसका यूज आखिर प्लांट कहाँ करता है? ये जो NH4+ है, या फिर तो इसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं, तो अमोनियम आयन का यूज प्लांट कहाँ करेगा? तो अमोनियम आयन का यूज प्लांट एमिनो एसिड के सिंथेसिस में करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूज्ड टू सिंथेसाइज एमिनो एसिड इन प्लांट्स। और इसी प्रोसेस को अब हमें आगे पढ़ना है कि अमीनो एसिड का सिंथेसिस इस NH3 के थ्रू कैसे होता है। इस NH3 का फेट हम देख रहे हैं, फेट ऑफ NH3। तो NH3 से क्या होता है? NH3 पहले NH4+ में कन्वर्ट होगा और उस NH4+ को प्लांट यूज करता है एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में, एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में इसे प्लांट यूज करेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, एक रिडक्टिव एमिनेशन। ये 2 पॉइंट में हम दिखाएंगे, तो अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा रिडक्टिव एमिनेशन। देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है डी एमिनेशन, रेस्पिरेशन में भी हमने इसका यूज़ किया था डी एमिनेशन का। मीन्स डी एमिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप फ्रॉम एमिनो एसिड, और डी एमिनेशन ह्यूमन में लीवर के अंदर होता है। तो एक प्रोसेस हमने डी एमिनेशन पढ़ा था, पर यहाँ पे हमें एमिनेशन पढ़ना है। एमिनेशन मीन्स एडिशन होगा, डी एमिनेशन मीन्स रिमूवल था, तो एमिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ NH2 ग्रुप होगा। और रिडक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में रिडक्शन भी होता है। आगे देखते हैं, देखिए इसके रिएक्शन को हम दिखाते हैं। हमने रेस्पायरेशन में देखा था अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म हो रहा था, जो कि कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फॉर्म हो रहा था, जो कि एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। और इस कंपाउंड से क्या होगा? जब NH4+ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ NADPH2, NADPH2 क्या देगा? इसको H+ प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। NADPH2 क्या करेगा? हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को, और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या है? रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो इसीलिए इसका नाम है रिडक्टिव एमिनेशन। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, देखिए पूरा ये जो NH4+ है NADPH2 के प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में ऐड होगा और एंजाइम आएगा। पहले प्रोडक्ट बना देते हैं, तो उसी के हिसाब से एंजाइम है। प्रोडक्ट हो जाएगा ग्लूटामेट, या फिर तो इसी को हम बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। 8 मीन्स क्या होता है? एसिड होता है ना।
ग्लूटामेट या फिर तो इसे हम ग्लूटामिक एसिड बोलते हैं। और अमोनिया में से NH2 तो ऐड हो जाएगा, यहाँ से NH2 ऐड हो जाएगा, बाकी का 2 H क्या होगा, एक H2O की सिंथेसिस कर देगा और NADPH2 से H2 निकल करके NADP प्लस का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है और ये रिएक्शन एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, देखिए डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है, वहीं पे आता है जहाँ पे NADPH2 और NADP यूज़ हो या फिर तो प्रोड्यूस हो। ये पॉइंट मैंने रेस्पिरेशन में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या है, ग्लूटामेट होगा, MATE, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड देखिए कहाँ से आ रहा है, रेस्पिरेशन के एम्फीबोलिक पाथवे से आ रहा है और इसमें जब NH2 ग्रुप ऐड हो गया, रेस्पिरेशन में प्रोटीन कैसे एंटर करता था आपको याद है, कोई भी प्रोटीन को अगर रेस्पिरेशन में एंटर करना होगा तो पहले इसका डीएमिनेशन होता था। डीएमिनेशन होता था तो उसके बाद पहले तो ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद अमीनो एसिड का डीएमिनेशन होगा और डीएमिनेशन बाद क्या होता था, डीएमिनेशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड अलग अलग जगह पे साइकिल को ज्वाइन करते थे, अलग अलग जगह पे साइकिल को ज्वाइन करते थे। देखिए यहाँ पे डीएमिनेशन हुआ था, अब यहाँ पे हम एमिनेशन कर रहे हैं किसका, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का। एमिनेशन करने के बाद यहाँ पे ग्लूटामेट बन रहा है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और बता देते हैं, ये जो ग्लूटामेट है ये फर्स्ट फॉर्म्ड एमिनो एसिड होता है, फर्स्ट फॉर्म एमिनो एसिड। ए मीन्स एमिनो एसिड इन प्लांट्स। प्लांट्स में ये NH3 के थ्रू क्या होता है, सबसे पहले ग्लूटामेट एमिनो एसिड बनता है प्लांट में। देखिए ह्यूमन के पास बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होती है अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करने की, मीन्स एसेंशियल एमिनो एसिड को ह्यूमन नहीं सिंथेसाइज कर सकता, नॉन इसेंशियल को तो कर लेता है। तो अमीनो एसिड एक्चुअल में सिंथेसाइज होते कहाँ पे हैं, तो प्लांट में अमीनो एसिड का सिंथेसिस होता है। तो प्लांट में जो ग्लूटामेट है ये फर्स्ट फॉर्म्ड एमिनो एसिड होता है। ए मीन्स यहाँ पे क्या है, एमिनो एसिड है। और NCERT ने इसी को लिखा है मेन एमिनो एसिड। NCERT इसी पॉइंट को लिखता है कि ये एक मेन एमिनो एसिड है। तो NH3 का यूज़ कहाँ पे हुआ, एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ NH3 का जब रिएक्शन हुआ NADPH2 प्रेजेंस में, तो एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को ग्लूटामेट या फिर तो ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला एमिनो एसिड बन गया। इसे पहला एमिनो एसिड बोला या फिर तो मेन एमिनो एसिड इसलिए बोला क्योंकि इसी एमिनो एसिड का यूज करके बाकी सारे एमिनो एसिड बनते हैं। फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए कि ग्लूटामिक एसिड का ही यूज करके बाकी सारे एमिनो एसिड बनते हैं। तो आइए देखते हैं बाकी सारी एमिनो एसिड कैसे बनते हैं। एक टॉपिक तो हो गया रिडक्टिव एमिनेशन, इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है ट्रांस एमिनेशन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन वाले पॉइंट में ही ये लिखा हुआ है कि ग्लूटामिक एसिड मेन एमिनो एसिड है। ग्लूटामिक एसिड मेन एमिनो एसिड है। आप NCERT उठा के पढ़िए तो वहाँ आप समझ में आएगा। और मैंने बताया कि ये फर्स्ट फॉर्म एमिनो एसिड है प्लांट में। तो ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस में होता क्या है, देखिए कोई भी ये एक, मैंने इससे पहले थोड़ा सा एमिनो एसिड का इंट्रोडक्शन दे देते हैं यहाँ साइड में। देखिए एमिनो एसिड का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, एक कार्बन होता है पहले, उस कार्बन से एक साइड पे R ग्रुप अटैच होगा, एक साइड पे COOH ग्रुप अटैच्ड होता है, एक हाइड्रोजन और एक NH2 ग्रुप अटैच्ड होता
है। ये अमीनो एसिड का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है और इस अमीनो एसिड में ये जो इतना पार्ट है ये होता है कॉमन इन ऑल अमीनो एसिड, कॉमन इन ऑल अमीनो एसिड। ये जो इतना पार्ट है ये सारे अमीनो एसिड में क्या होगा, कॉमन होता है। तो डिफरेंस कहाँ से आता है अमीनो एसिड में? अमीनो एसिड में डिफरेंस यही क्रिएट करता है आर की आप जितनी वैल्यू बना सकते हैं अमीनो एसिड उतने टाइप के बन जाएंगे। तो आर की इन्फिनाइट वैल्यू बन सकती है, इसीलिए अमीनो एसिड इन्फिनाइट टाइप के होते हैं। बट सुनिए, आर की इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है, इसलिए अमीनो एसिड इन्फिनाइट टाइप के बन सकते हैं। बट ह्यूमन में 20 टाइप के अमीनो एसिड या फिर तो लिविंग सिस्टम में 20 टाइप का अमीनो एसिड मोस्ट कॉमन है। मैंने क्या बोला, अमीनो एसिड तो बहुत से हो सकते हैं। इस आर की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, कॉपी पेन उठाइए और आप पूरी कॉपी भर देंगे, पर ये आर की वैल्यू आप चेंज करते रह जाएंगे और बहुत सारी अमीनो एसिड बन जाएगी। तो अमीनो एसिड में चेंजिंग सिर्फ इस आर पे होती है। अगर आर ग्रुप में कोई बेंजीन का ग्रुप है तो अमीनो एसिड को हम एरोमेटिक अमीनो एसिड बोल देंगे। अगर आर पे कोई COH कंटेनिंग है, आर पे अगर कोई COH कंटेनिंग ग्रुप है तो उस अमीनो एसिड को हम क्या बोल देंगे, एसिडिक बोल देंगे। क्यों? क्योंकि COH ज़्यादा हो जाएगा। और उसी आर पे अगर कोई NH2 ग्रुप कंटेनिंग है तो उसी अमीनो एसिड को हम क्या बोल देते हैं, बेसिक बोल देते हैं। और अगर इसी आर पे कोई भी, मैंने बोला अगर बेंजीन रहा, C6H6 का कोई भी डेरिवेटिव रहा तो उस केस में हम इसे एरोमेटिक बोल देते हैं। और इसी तरीके से इसी आर पे अगर MATIC, इसी आर पे अगर सल्फर कंटेनिंग कोई ग्रुप रहा तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन और मेथियोनिन हो जाएगा। तो इस सारे अमीनो एसिड में डिफरेंस किस में है? सिर्फ आर ग्रुप में डिफरेंस है। अमीनो एसिड में मात्र आर ग्रुप का डिफरेंस है और इसी आर से हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ अमीनो एसिड बना सकते हैं। बट प्लांट और ह्यूमन या फिर तो लिविंग सिस्टम में ओनली 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये अमीनो एसिड का छोटा सा इंट्रो था। क्यों था? क्योंकि अभी आगे थोड़ा सा यूज होगा। देखते हैं। देखिए, हम एक यहाँ पे अमीनो एसिड बना रहे हैं और यहाँ पे R1 लिख दे रहे हैं, COOH, और यहाँ पे ये NH2, और सपोज कर रहे हैं कि ये जो अमीनो एसिड है, ये क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा। ये क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड होगा। यही तो अब ट्रांस एमिनेशन में करना क्या है, देखिए आगे अभी आपको समझ में आएगा। ये आप अभी मान लीजिए कि ये एक ग्लूटामिक एसिड है जहाँ पे हमने R1 लिखा है। R1 की वैल्यू वो होगी जो ग्लूटामिक एसिड में होता है। अब होगा क्या, एक दूसरा अमीनो एसिड हम लेते हैं R2 के नाम से, C पे यहाँ पे देखिए इस अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके का एक कंपाउंड होगा, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कंपाउंड होगा। COOH के जहाँ पे हम यहाँ से H+ को हटा दें तो यहाँ पे माइनस लगा दें, और यहाँ से अगर हम H को हटाएं तो यहाँ पे माइनस और NH3 पे यहाँ प्लस। ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में हमने लिखा है। ज्विटर आयन आपको पता है ना, बायोमोलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा कि जब COOH का H निकल के NH3 में चला जाए तो COOH पे निगेटिव और NH3 पे प्लस चार्ज आ जाता है, और इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोलते हैं जब सेम कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखिए टॉपिक थोड़ा सा खिंच जा रहा है ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के चक्कर में। देखिए ये ग्लूटामिक एसिड है, ये एक हमने एक दूसरा बनाया जिसमें कि अल्फा पोजीशन पे कीटोन है। अब होता क्या है, ग्लूटामिक एसिड एक्ट करता है अमीनो डोनर की तरह, अमीनो डोनर की तरह, और जो ये वाला एसिड है ये एक्ट करता है अमीनो एक्सेप्टर की तरह। मतलब क्या हुआ इसका, समझाते हैं। अमीनो डोनर और अमीनो एक्सेप्टर का क्या मतलब है। ये जो R1 वाली अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड थी, इसमें से इतना कंपोनेंट निकलता है, और ये जो R2 वाली अमीनो एसिड थी इसमें से इतना कंपोनेंट निकलेगा, और इन दोनों कंपोनेंट का एक्सचेंज हो जाएगा। इन दोनों कंपोनेंट का एक्सचेंज हो जाएगा, एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो देखिए रिजल्ट क्या होगा एक्सचेंज के बाद, R1 के पास में कौन सा ग्रुप आ जाएगा, C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे COO माइनस
प्लस R2 के पास में कौन सा ग्रुप आ जाएगा, C पे H COO माइनस और NH3 प्लस आ जाएगा। देखिए ये एक नया एमिनो एसिड अब बन गया। ग्लूटामिक एसिड को हमने फर्स्ट फॉर्म एमिनो एसिड या फिर तो मेन एमिनो एसिड क्यों बोला, क्योंकि इसी एमिनो एसिड के हेल्प से एक नया एमिनो एसिड यहाँ पे बन गया। और इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम का नाम हो जाएगा ट्रांसफरेज या फिर तो ट्रांस एमिनेज, ट्रांसफरेज ऑब्लिक ट्रांस एमिनेज। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड बना है उसी ग्लूटामिक एसिड का यूज करके नया एमिनो एसिड बनाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ एंजाइम कौन सा आएगा, ट्रांस एमिनेज या फिर तो ट्रांसफरेज एंजाइम आएगा। देखिए एनसीईआरटी में इसी पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए एक ये ऊपर वाला रिएक्शन, ये सेकंड टॉपिक ट्रांस एमिनेशन का, यहाँ पे यही R1 और R2 को लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये एमिनो डोनर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड होगा। इसके आगे का जो टॉपिक लिखा है ये टॉपिक है एमाइडेशन का। देखिए यहाँ पे दो बनाया है ना, एक थर्ड टॉपिक यहाँ पे लिखा है एमाइडेशन, और यहाँ पे एनसीईआरटी ने टॉपिक के फॉर्म में नहीं बताया है, तो हम टॉपिक के फॉर्म में बना करके ये थर्ड पॉइंट को अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दो हो गया हमारा ट्रांस एमिनेशन तक। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट होगा एमाइडेशन। थर्ड पॉइंट हो गया एमाइडेशन। आइए इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए। एमाइडेशन मीन्स होता है सिंपली अगर बोले तो एडिशन ऑफ NH2। एमाइडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ NH2। अभी तक हमने एक कीटो एसिड पे एडिशन किया NH2 का, पर तब क्या होगा जब हम एक एमिनो एसिड पे ही NH2 का एडिशन कर दें, एक एमिनो एसिड पे ही NH2 का एडिशन कर देते। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एमिनो एसिड प्लस NH2 के जहाँ पे हम NH3 पूरा लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन NH3 से ही होगा। और ये रिएक्शन के बाद यहाँ पे बनता है जो, उसे हम बोलते हैं अमाइड। उसे क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमाइडेशन। ठीक है, एमिनो एसिड प्लस NH3 अमाइड बना लेगा। तो इसे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया तो ये हुआ हमारा RCOOH, ऊपर की तरफ में H, नीचे पे NH2। ये क्या है, एक एमिनो एसिड है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक एमिनो एसिड है। अब इस COOH को थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। एक डबल बॉन्ड O ऊपर लगा दें और यहाँ से O हटा दें। ऐसे ही होता है ना COOH ग्रुप, डबल बॉन्ड O ऊपर लगा दिया और यहाँ से हमने OH हटा दिया, और इस NH3 को हमने लिख दिया HNH2। तो ये होगा क्या, रिएक्शन के बाद देखिए OH और H मिल करके यहाँ से पानी छोड़ देंगे और NH2 जा करके वहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो एक पॉइंट आप देख रहे होंगे कि अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड। अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड। और NH2 ऐड कहाँ पे हुआ है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ, NH2 कहाँ पे ऐड हुआ है, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एमिनो एसिड पे ऐड हुआ है। तो देखिए ये डिफरेंट एमिनो एसिड के नाम पे डिफरेंट ये कंपाउंड होता है। ये क्या होगा, हमारा एमिनो एसिड होगा, ये क्या हो जाएगा, ये एमिनो एसिड, और ये हो जाएगा अमाइड, ये अमाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट पेज में अगर एमिनो एसिड हमने लिया एस्पार्टिक एसिड, एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर एमिनो एसिड हमने लिया एस्पार्टिक एसिड और उसमें हमने HNH2 किया, मीन्स NH2 का एडिशन किया, तो जो अमाइड बनता है उसका नाम होगा एस्पारजीन। और इसके जगह पे अगर हमने ग्लूटामिक एसिड लिया,
ग्लूटामिक एसिड, ये क्या होगा, एक एमिनो एसिड है और इसमें हमने HNH2 लगाया तो ये क्या बना देगा, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन बन जाएगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसमें से ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड क्या है, ये है एमिनो एसिड और यहाँ पे प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एमाइडेशन का, और ये एस्पार्जीन और ग्लूटामीन क्या है, तो ये होगा अमाइड, ये होगा अमाइड। आपको याद रखना होगा, अगर क्वेश्चन बन जाए कि एस्पार्जीन और ग्लूटामीन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, एमिनो एसिड है, अमाइड है, यूराइड है, तो आंसर हो जाएगा अमाइड। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। इसके आगे एनसीईआरटी का वो पॉइंट हम लोग लिख लें, हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एमिनो एसिड इज रिप्लेस्ड बाय NH2, हाइड्रोक्सिल part of AA means amino acid is replaced by NH2। NH2 से कौन रिप्लेस हो रहा है, हाइड्रोक्सिल पार्ट। आपने देखा था कि OH पार्ट रिप्लेस हुआ था। और एक पॉइंट इसी के बाद और कि अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड, अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन AA मीन्स एमिनो एसिड। वापस से, अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन एमिनो एसिड। और इसके बाद आगे का पॉइंट देखिए, अभी तो हमने एमिनो एसिड में NH2 ऐड किया था, और तब क्या होगा अगर हम एमाइड में HNH2 को ऐड कर दें तो क्या फॉर्म होगा। मीन्स एमिनो एसिड में हमने एक बार ऐड किया, आगे क्या एक पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में कि आप अमाइड में ऐड कर दीजिए, और अगर आप जब एमाइड में ऐड करेंगे HNH2 तो जो फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं यूराइड्स, उसे हम क्या बोलेंगे, यूराइड्स बोलेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए आगे, अमाइड्स का स्ट्रक्चर में क्या था, R था, CH, यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड O, NH2 और NH2 प्लस आपने क्या किया, HNH2 किया। तो अब की बार ये NH2 कहाँ ऐड होगा, ये C डबल बॉन्ड O वाले पार्ट में ऐड होगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा, NH2, और यहाँ पे हो जाएगा C पे एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये हो जाएगा ONH2। देखिए HNH2 में से H निकलेगा और ये NH2, तो NH2 यहाँ जुड़ जाएगा और H यहाँ जुड़ जाएगा। इसको मैं एक दूसरे पेन से, NH2 यहाँ जुड़ गया, इसमें H यहाँ जुड़ गया और बाकी का NH2 ऐसे यहाँ पे लगा रहेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये यूराइड का मीन्स यूराइड का फॉर्मेशन हुआ, और प्रोसेस वही है, एमाइडेशन, एडिशन ऑफ क्या हुआ, NH2 ही हुआ। यहाँ पे भी एडिशन ऑफ NH2 हुआ। ये क्या है, अमाइड है, ये होगा अमाइड, और ये क्या हो जाएगा, यूराइड्स। ठीक है, ये हुआ अमाइड और ये यूराइड्स हो जाएगा। और एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, ये यूराइड का फॉर्मेशन होता कहाँ पे है, ये यूराइड का फॉर्मेशन सोयाबीन में होता है, यूराइड का फॉर्मेशन सोयाबीन में होता है। देखिए पॉइंट क्या लिखा है, मैं लिखता हूँ, नोड्यूल ऑफ NODULE, नोड्यूल ऑफ सम प्लांट्स, नोड्यूल ऑफ सम प्लांट, और एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, सोयाबीन। नोड्यूल ऑफ सम प्लांट, एग्जाम्पल में सोयाबीन, एक्सपोर्ट फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूराइड्स। अब यहाँ पे देखिए एक दो पॉइंट मैंने पहले जो बोला हुआ है वो सब यहाँ से प्रूव हो रहे हैं। आप थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कीजिए। नोड्यूल ऑफ सम प्लांट्स, एग्जाम्पल में सोयाबीन, एक्सपोर्ट्स फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूराइड्स। मैंने बोला था कि NH3 टॉक्सिक होता है और बनते ही यूज हो जाएगा, बनते ही यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है, देखिए कि जो नोड्यूल में फिक्स्ड नाइट्रोजन, फिक्स्ड किस में हुआ था, किस फॉर्म में हुआ था, NH3 का ही तो फॉर्मेशन हुआ था। जो नोड्यूल में फिक्स्ड नाइट्रोजन था वो यूराइड्स के फॉर्म में बाहर आता है। देखिए, नोड्यूल ऑफ सम प्लांट एक्सपोर्ट्स फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूराइड्स, फिक्स्ड नाइट्रोजन एज
यूराइड्स। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे इसके आगे एक पॉइंट देख लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन का, कि ये जो यूराइड्स है एमिनो एसिड है, और ये यूराइड्स एमिनो एसिड और क्या हो जाएगा अमाइड्स, इन तीनों का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें तो एमिनो एसिड को एक तरफ कर लिया जाए, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम बोथ होता है, थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, PHLOEM, फ्लोएम बोथ। एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम दोनों करता है, बट अमाइड्स और यूराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ जाइलम के थ्रू होता है। ट्रांसपोर्टेशन में अगर अब हम अमाइड्स एंड यूराइड्स को देखें तो अमाइड्स और यूराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन ओनली थ्रू जाइलम होगा, ओनली थ्रू जाइलम होगा। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन भी हो जाएगा। बिकॉज दे कंटेन्स मोर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। अभी हम नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो ही नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। तो इसका ये रीज़न भी यही है कि अमाइड्स और यूराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ जाइलम के थ्रू क्यों होता है। क्वेश्चन अगर बन जाए कि वाई अमाइड्स एंड यूराइड्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम, तो आंसर होगा बिकॉज दे कंटेन्स मोर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। और नेक्स्ट पेज में हम यही पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो क्या होता है। अब पेज नहीं पलटेंगे, लास्ट होगा। देखिए एमिनो एसिड का फॉर्मूला क्या हमने देखा, C पे एक H लगा था, C पे डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे NH2। अमाइड का क्या फॉर्मूला था, HNH2। यहाँ टॉपिक लिख लीजिए पहले, N/C रेशियो। N/C रेशियो मीन्स आप स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो हम भी लिख ही देते हैं, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ठीक है, नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एमिनो एसिड का हो जाएगा। इसके बाद मैंने जो लिखा ये अमाइड हुआ, और इसके बाद जो मैं लिखूँगा ये यूराइड्स का फॉर्मूला होगा, ये हुआ हमारा यूराइड्स। तो ये क्या है, एमिनो एसिड है, ये क्या है, अमाइड है, और एट लास्ट ये क्या है, यूराइड्स है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा होगा, इसमें समझना ही क्या है। देखिए आप इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है। अगर हम R की वैल्यू सब में सेम ले तब, R इसमें भी हमने लिखा है, R यहाँ भी लिखा है, R यहाँ भी लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है। ये पॉइंट आप नोट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन, अगर यहाँ पे हम कार्बन देखें तो इज इक्वल टू कितना है, R प्लस ये दो, एक R कार्बन इसमें और 2 कार्बन यहाँ है, R+2 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, R+2 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन R+2 है। और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन 3 है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं, इसमें अगर हम N/C रेशियो निकालें तो 1 इज डिवाइडेड बाई में R+2 आएगा। इसमें अगर N/C रेशियो निकालें तो 2 इज डिवाइडेड बाई में R+2 आएगा, और यहाँ पे 3 इज डिवाइडेड बाई में R+2 आएगा। ये क्या है, हमारा N/C रेशियो है। ये N/C रेशियो हमने तीनों का निकाला हुआ है। तो इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है,
और डिनोमिनेटर में देखिए तो सब में r+2 है। तो आप बताइए n/c रेशियो ज़्यादा किसका होगा, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी और फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू होगी और सबसे कम ये वैल्यू होगी। तो ये इतना जो पॉइंट था सिर्फ समझाने के लिए था। अब आपको नोट्स में कितना लिखना है, देखिए एक लाइन में इतना लिखना है कि n/c रेशियो किसके लिए ज़्यादा होता है, यूराइड्स के लिए सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा अमाइड्स के लिए और सबसे कम होता है एमिनो एसिड के लिए। और ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो मैंने ऊपर समझाया और नीचे एक पॉइंट में लिख दिया। लिखना आपको मेन इतना ही है, अगर आपको समझने के लिए साइड में आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आज ये चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर में एक नए जोश के साथ। बाय बाय।